नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करेंगे जेएसएससी जेईई जनरल इंजीनियरिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हमने कवर किया है सिलेबस, साथ ही साथ हमने कवर किया है 120 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2014 में जेएसएससी जेईई में पूछे गए थे। तो मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। तो अभी एनालाइज फॉर यू सर्च करें या डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, वहां पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये तो हो गई। अगली बात मैं बता दूं, यहाँ पे थर्मल की मैंने एक वीडियो बनाई है। सारी प्लेलिस्ट जेएसएससी जेईई जनरल इंजीनियरिंग जो है करके एक सिलेबस है, आप जाके देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट किसके बराबर होती है। आपको पता है ये कि पावर की यूनिट जो है वो वाट होती है, राइट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। अब 1000 वाट जो है वो 1 किलोवाट के बराबर होती है, हमें ये पता है। अब ये तो वाट में दी नहीं गई है यहाँ पे यूनिट, अब न्यूटन मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, हमें पता पावर इक्वल टू जो है वो वर्क बाय टाइम होता है, और हमें ये भी पता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं वेक्टर वगैरह नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो टाइम इक्वल टू टाइम लेना दीजिए। अब इसको आगे यदि हम सॉल्व करें तो फोर्स की होती है न्यूटन, दी डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर ऐसा यूनिट, और टाइम की होती है सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल किसके बराबर होता है, आपको जवाब देना है। और आपके पास है यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 किलो न्यूटन मीटर। तो हम लोग कवर करेंगे। जूल किसकी यूनिट होती है, हमें पता है वर्क या एनर्जी की, और वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स की होती है न्यूटन ऐसा यूनिट। तो 1 जूल वर्क की ऐसा यूनिट एक तरफ लिखिए आप, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ एफ डी, ऐसा यूनिट ऑफ एफ डी, तो निकल जाएगा एफ डी। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल, तो हमने लिख लिया जूल। और इसकी ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन हो गई, और डी की हो गई मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं क्या प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपन। जूल्स क्या कहते हैं, जूल्स लॉ की जो इंटरनल एनर्जी की जो लॉ है वो ये कहती है कि जो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। नहीं ये प्रेशर पे डिपेंड करेगी, नहीं वॉल्यूम पे। तो याद रखेंगे सिर्फ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगला प्रश्न है द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम भी कहते हैं। तो शॉर्ट में हो सकता है सवाल अगली बार पूछ दे, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटीएम टेकन एट सी लेवल इज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, सही सभी सही है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग करेंगे, और अगला सवाल हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 1 बार इज इक्वल टू 1 बार जो है, बार हमें पता है कि प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। या हम इसे कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। और बार में जो ऐसा जो यूनिट होती है प्रेशर की, हमें पता है बार भी होती है और ये भी होती है। तो 1 बार जो है वो किसके बराबर होती है, वो 1 बार होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यूं कहें 10⁵ पास्कल। तो आपके पास सही आंसर है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी किसके बराबर होगी। देखिए यहाँ पे h इक्वल टू दिया है 1 mm, इसको हम कन्वर्ट करेंगे यदि मीटर में, तो ये हो जाएगी 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। और Hg की जो डेंसिटी होती है आपको पता होनी चाहिए 13593 होती है, ठीक है। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होती है। तो मास की होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर। तो मीटर वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गई डेंसिटी की यूनिट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 mm ऑफ एच जो है, यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की फॉर्मूला होती है ρg, जिसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो डेप्थ के साथ प्रेशर हमेशा बढ़ती है। जितना डेप्थ होगा ना, जैसे टंकी है हमारी, टंकी में पानी है, जितना आप नीचे जाएंगे नीचे नीचे प्रेशर ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इसे हम कहते हैं ρgh, एच पे डिपेंड करती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हम जब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्रेशर निकालने वाला काम है। तो रो की सिर्फ फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, जो वैल्यू है पुट कर दीजिए 13593,
और जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दीजिए और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए 10⁻³ आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। हमें पता है जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा है द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। हीट और वर्क जो है वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल होता है, मतलब कि हीट को आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को भी आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कौन कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है हमेशा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही निकल कर आया है। अगला सवाल है द मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। तो टेम्परेचर जहां पे भी आएगा आप समझ लीजिए जेरोथ लॉ है। क्या होता है जेरोथ लॉ? मान लीजिए दो बॉडी है ए और बी, अब तीसरी बॉडी सी है। मान लीजिए ए और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम है, मतलब टेम्परेचर सेम है। और दूसरा बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, मगर ए और बी के बीच में हमें रिलेशन नहीं पता था। चूंकि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहना है जेरोथ का, मतलब इसे कहते हैं जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये टेम्परेचर के बेस पे था, क्योंकि हमने कहा थर्मली इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर समान होना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल है द हीट फ्लोज फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विद द एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। देखिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर करना है आपको। कैसे करेंगे? आपको एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमेशा होता है और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अंदर जो है आता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, पहला दिया था केल्विन ने और दूसरा दिया था क्लॉसियस ने। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि कोल्ड से हॉट को आपको यदि हीट को ट्रांसफर करना है देन आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये क्लॉसियस ने कहा था। केल्विन ने क्या कहा था? केल्विन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हीट इंजन के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या जो है केल्विन ने कहा था। बहुत सिंपल सी चीज कही थी कि आपको पता है कि जो कूलेंट हम यूज करते हैं ना, कूलेंट, उसी का कूलेंट जो यूज करते हैं हम लोग, उसी से संबंधित ये केल्विन प्लैंक का जो है स्टेटमेंट है। तो जरूर आप कमेंट में लिखें, यदि आपको पता हो और नहीं पता होगी तो मैं आपको कमेंट में लिखकर बताऊंगा, और जो सही बताएंगे उनके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। अगला सवाल है, आप अपने सवाल में मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और उसके जवाब भी मैं हमेशा दूंगा, मगर उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। और हमेशा टॉपिक वाइज सवाल पूछेंगे, जो मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा उसको आप पूछेंगे, या प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप कभी भी कोई भी टॉपिक के भेज सकते हैं। अगला सवाल है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। परफेक्ट गैस इज अ सब्सटेंस व्हिच इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट। बिल्कुल सही है। परफेक्ट गैस एक ऐसी गैस होती है जिसकी इवेपोरेशन जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी वाटर वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। अगला, बिहेवियर ऑफ सुपर हीटेड वेपर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए परफेक्ट गैस। ये भी सही है। तो सही आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग चलेंगे, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिटीज। एसआई यूनिट में आर की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है पीवी इक्वल टू एमआरटी होती है ना, तो वही आर जो है यहाँ पे है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू होती है 287 जूल पर किलोग्राम के लिए। यहाँ पे ये वाली सही है। और ये जो है दूसरी तरफ से भी सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे किलो जूल रहता है। 287 जूल किलो जूल पर केल्विन है ना, यदि ये पूछ दे 0.287 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल, जे कैपिटल लिखिएगा और के स्मॉल लिखिए, किलो जूल पर केल्विन, तो उस कंडीशन में क्या होती? ये भी सही होती और ये तो सही है ही। कैसे हो रही है देखिए, 287 जूल है, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, राइट, और 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.287 किलो जूल। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जब भी आपके दिमाग में आई तो बॉयल्स लॉ में हमेशा ये याद रखना है, आपको ट्रिक में बताता हूं। अंडा जो है बॉयल होता है, और बॉयल कैसे होता है? जब आप उसमें टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होती है तब काम करता है बॉयल्स लॉ। तो हो सकता है सवाल आपसे पूछ दे, देखिए पूछे ये
कि जो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ काम करता है, तो आप लिखेंगे बॉयल्स लॉ। अगला सवाल पूछ सकता है यहाँ पे, ये वाला पूछ सकता है कि बताइए कौन सा सही है, इसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद और तीसरा सवाल भी पूछ सकता है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक जनरल गैस इक्वेशन है PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। इसी से हम सॉल्व कर लेंगे सारा। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है ना, तो एक काम करिए, T के जगह में आप कांस्टेंट लिख दीजिए और इसको कांस्टेंट रहने दीजिए। इसको आगे बढ़ाइए, PV कांस्टेंट इस तरफ लेके आइए, स्क्वायर होगा कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, जैसे कांस्टेंट 2 है और 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 एक कांस्टेंट है, ना कि कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे, PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। मगर हो सकता है सवाल इस तरह से ना दे, ऑप्शन आपके पास इस तरह ना हो, और एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, देखिए किस तरह से मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गई। अब आप एक काम करिए, P इक्वल टू कांस्टेंट को C लिखिए और V को इधर लेके आइए, तो P इक्वल टू हो गया C/V। अब आगे हमें ये पता है कि कांस्टेंट को यदि आप हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन देना पड़ता है, ठीक है। इक्वल टू को हटा के प्रोपोर्शन का साइन, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन दीजिए, कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/V। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ये भी बॉयल्स लॉ है, ठीक है। इसी का ये रूप है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपका ये दे दे, या ऑप्शन में ये दे दे, ये दे दे, तो सिंपल सा क्लिक करिएगा, ठीक है। या हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, तो कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंस इसके समझा देता हूँ। देखिए प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, घटेगी। इनवर्सली का मतलब होता है घटेगी, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी, सिंपल सा बात है। प्रेशर आप यदि बढ़ा रहे हैं कोई किसी भी चीज में, किसी भी कोई कंटेनर है उसमें कोई चीज रखी हुई है, ऊपर से आप यदि इसको प्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, घटेगी ना, वही चीज है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, देखिए चार्ल्स ने 2 लॉ दिए थे, हम पहले लॉ की अभी बात करेंगे पहले, उसके बाद सेकंड लॉ की और बात करेंगे। तो चार्ल्स लॉ हमेशा प्रेशर कांस्टेंट पे काम करता है, ठीक है। तो पहला तो ये आपका MCQ 1 बन गया कि जो है चार्ल्स लॉ किस पे काम करता है, तो आंसर होगा आपका प्रेशर पे, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कौन सा जो है यहाँ पे रिलेशन सही है। हमें पता है वही वाला इक्वेशन PV/T इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर को लिख दीजिए कांस्टेंट इंटू V/T इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट उस तरफ लेके जाएगा तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं V/T इक्वल टू कांस्टेंट, पहला आंसर। तो ऑप्शन डी हमें मिल गया, मगर हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो, तो दूसरा आंसर क्या होगा, देखिए V इक्वल टू, ये आप इस तरफ लेके जाइए C इंटू टी। तो हमें पता है कि कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल आता है, तो कांस्टेंट को हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनल आ गया, तो V इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है, और टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगी। कैसे, जैसे मान लीजिए गैस है, उसकी टेम्परेचर को बढ़ा दो तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो यही चीज है, इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की जो अगली स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ है, वो चलिए समझते हैं, उसी से हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय कितना, कितना वॉल्यूम चेंज होता है यदि कोई भी गैस है उसकी 1 डिग्री C आप जो टेम्परेचर है या तो बढ़ा दो या तो घटा दो, मगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जैसा कि मैंने कहा था चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट पे ही काम करता है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो काम नहीं करेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट यदि है और आप किसी भी गैस की टेम्परेचर को 1 डिग्री C बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसकी वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, ये आपका सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करिएगा। ये आंसर है 1/273। समझाता हूं कैसे, इससे और एक MCQ पूछा जाता है, उसको भी हम कवर करेंगे। अब देखिए 1/273 ये होता है, कैसे होता है देखिए। अब हमें ये पता है अभी तक कि जो प्रेशर होती है, हमने अभी देखा था ना, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए ऊपर चलते हैं तो हमें समझ में आया। अभी क्या देखा था हमने, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, हमें ये जो है पता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है, तो यहाँ पे हम जो है वो टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी। अब मान लीजिए 1 डिग्री C हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो वॉल्यूम कितनी घटेगी, 1/27 जो है ये वॉल्यूम घट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप 273 बार मतलब 273 डिग्री C लेकर तक घटाएंगे आप, तो ये हो जाएगी 0।
तो अभी तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी, मगर अगला जो प्रश्न है वो हम चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो इसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब आप घटाते घटाते 273 डिग्री सी तक आप घटाएंगे माइनस में, तो हो जाएगी आपको जीरो। ठीक है, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल की ओर चलेंगे हम यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होती है? तो यहाँ पे है आपके पास 5 ऑप्शन। सही आंसर है ऑप्शन ई, सी एंड डी। देखिए, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है आर यू से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? एक तो होती है 8314, ये भी सही है, और दूसरी ये जूल में दिया हुआ, ध्यान से देखिए, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 8314 बाई 1000 करेंगे तो ये हो जाएगी 8.314, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। तो सी और डी दोनों ही सही है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अकॉर्डिंग टू गेल-लीशक लॉ, देखिए गेल-लीशक लॉ जब आप बात करेंगे तो गेल-लीशक लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करती है। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं पे बन गया, ये किस में काम करेगी? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हमें वही वाला फॉर्मूला याद रखना है, पुराना वाला, P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको C लिख दीजिए और T को T रहने दीजिए, ठीक है, और C यहाँ पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए P इंटू का साइन है, P बाई टी, ये कांस्टेंट इधर लिख जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक तो ऑप्शन हो गया बी आंसर, मगर हो सकता है ये ऑप्शन में न रहे, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे बता दूं, इस T को इधर लेके जाएंगे तो TC हो जाएगा, और हमें पता है कि इस कांस्टेंट को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल देना पड़ता है, तो P इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल 2 हो सकता है, ये वाला यदि ऑप्शन में हो तो ये भी सही आंसर होगा, और ये गेल-लीशक लॉ के अनुसार होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी और प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 20वां प्रश्न। द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट इज, गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सही आंसर है न्यूटन मीटर किलोग्राम केल्विन। तो कैसे निकालेंगे आप इसकी यूनिट? पीवी इक्वल टू होती है एम आर टी, आपको पता है, और यहां से आप निकाल सकते हो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर करेंगे तो पीवी बाई बताइए एम टी। ठीक है, प्रेशर की क्या होती है? प्रेशर की देखिए यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो वर्क के बराबर होती है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, और मास का होता है किलोग्राम, और यहाँ पे टी, ठीक है, तो टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।